किसी भी जगह को अगर सही मायनों में समझना हो तो उसे कई अलग अलग नज़रियों से देखना पड़ता है। आज हम मुजफ्फरनगर नाम की एक जगह को 3 अलग अलग लेंस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी एक पूरी मुकम्मल तस्वीर बन सके। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी जगह की असली कहानी आखिर होती क्या है। यही वो सवाल है जो हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समाज की पहचान वो बनती कैसे है। क्या वो कहानी उसके इतिहास में छिपी है, उन घटनाओं में जो सदियों तक गूंजती रहती हैं? ये है हमारा पहला लेंस, वो लंबी ऐतिहासिक दास्तां जो किसी भी इलाके को उसका आज का रूप देती है। या फिर क्या असली कहानी हमें आंकड़ों में मिलती हैं, वो नंबर्स जो हमें बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। ये है हमारा दूसरा लेंस, यानी वस्तुनिष्ठ जानकारी जो किसी एक खास वक्त की तस्वीर हमारे सामने रखती है। और आखिर में, क्या सच्ची कहानी वहां रहने वाले लोगों के तजुर्बों में बसती है? ये हमारा तीसरा और सबसे पर्सनल लेंस है, यानी वहां के लोगों की असल जिंदगी और उनके अनुभव। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहले लेंस से और मुजफ्फरनगर की गहरी ऐतिहासिक जड़ों को थोड़ा खंगालते हैं। मुजफ्फरनगर का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी जड़ें हड़प्पा सभ्यता और महाभारत काल तक जाती हैं। फिर 1633 में सैयद मुजफ्फर खान ने इस शहर की बुनियाद रखी। 18वीं सदी की शुरुआत में तो यहाँ के सैयद भाई किंग मेकर्स के तौर पे इतने ताकतवर हो गए थे कि वो मुगल दरबार में बादशाह बनाते और हटाते थे। 1826 में ये अंग्रेजों के तहत एक जिला बना और बाद में आज़ादी की लड़ाई में भी इसकी एक अहम भूमिका रही। तो इतिहास हमें बताता है कि ये जगह हमेशा से ही एक अहम और प्रभावशाली केंद्र रही है। चलिए अब इतिहास की इस लंबी कहानी से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, आंकड़ों की दुनिया में। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास जरिया है। हमारा दूसरा लेंस है 1981 की जिला जनगणना पुस्तिका। जैसा कि इसकी प्रस्तावना में ही लिखा है, ये सिर्फ नंबर्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि योजना बनाने वालों और रिसर्चर्स के लिए एक बहुत ही कीमती दस्तावेज है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। जनगणना अपने आंकड़े बनाने के लिए बहुत ही साफ और सटीक परिभाषाओं का इस्तेमाल करती है, जैसे शहरी क्षेत्र या अर्बन एरिया किसे कहेंगे। इसके लिए 3 शर्तें हैं। वहां म्युनिसिपैलिटी हो, कम से कम 5000 की आबादी हो और सबसे जरूरी 75% कामकाजी पुरुष खेती बाड़ी के अलावा दूसरे कामों में लगे हों। ऐसी एक और जरूरी परिभाषा है मुख्य श्रमिक की। जनगणना के हिसाब से मुख्य श्रमिक वो है जो साल में कम से कम 183 दिन किसी न किसी आर्थिक गतिविधि में लगा हो। ये परिभाषा हमें लोगों के कामकाज के बारे में समझने में मदद करती है। अब देखिए उन परिभाषाओं का नतीजा इन आंकड़ों में कैसे दिखता है। 1981 में मुजफ्फरनगर पूरे उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा शहरी था और आबादी का घनत्व भी ज्यादा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, वो देखिए खेतीहर मजदूरों के आंकड़े। मुजफ्फरनगर में ये 28% थे, जबकि पूरे राज्य का औसत सिर्फ 16% के करीब था, मतलब लगभग 2 गुना। ये आंकड़ा हमें यहाँ की खेती किसानी की एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये आंकड़े और खासकर खेतीहर मजदूरों की वो बड़ी संख्या एक बात तो साफ कर देती हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती है और इस खेती का दिल धड़कता है चीनी उद्योग में। तो चलिए अपने तीसरे लेंस से अब इसी की हकीकत को समझते हैं। हमारा तीसरा और आखिरी लेंस है 2015 का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन। ये स्टडी इतिहास या जनगणना की तरह पूरे जिले को नहीं देखती, बल्कि जूम इन करती है चीनी उद्योग के इंसानी पहलू पर। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में चीनी उद्योग से करीब 5 करोड़ गन्ना किसान जुड़े हुए हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। तो चलिए अब इस अध्ययन के नतीजों को देखते हैं और ये समझते हैं कि चीनी उद्योग किसानों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। इसके मीठे और खट्टे दोनों पहलुओं को समझेंगे। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को ये चार्ट साफ दिखाता है। जब पूछा गया कि क्या उन्हें चीनी मिलों से समय पर पैसा मिलता है, तो 90% किसानों का जवाब था नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और मुश्किलें सिर्फ पेमेंट में देरी तक ही सीमित नहीं हैं। 85% किसानों को लगता है कि उनके गन्ने का वजन कम तौला जाता है। उतने ही लोगों को ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और तो और 90% का मानना है कि फसल उगाने की लागत के हिसाब से उन्हें सही कीमत नहीं मिलती। ये है इस उद्योग का कड़वा सच। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक मीठा पहलू। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद
इसी चीनी फैक्ट्री की वजह से समुदाय को जबरदस्त फायदे भी हुए हैं। 85% लोगों का मानना है कि शिक्षा और उनका रहन सहन बेहतर हुआ है। 75% को लगता है कि समाज में उनकी इज्जत बढ़ी है और 72% ने कहा कि उनकी आर्थिक आज़ादी बढ़ी है। ये विरोधाभास ही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो अब तक हमने मुजफ्फरनगर को 3 अलग अलग नजरियों से देख लिया है। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने का। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है, किसी भी जगह की सच्ची कहानी इन अलग अलग नजरियों को मिलाने से ही बनती है। इतिहास हमें संदर्भ देता है कि कोई जगह वैसी क्यों है जैसी वो है। आंकड़े हमें उस कहानी का पैमाना बताते हैं और आखिर में लोग उस कहानी में जान डालते हैं, उसे एक मतलब देते हैं। तो अब आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर कोई अपने ही समुदाय को इन्हीं 3 लेंसों से देखे, इतिहास, आंकड़े और लोगों के अनुभव, तो कौन सी नई परतें सामने आएंगी? शायद अपने ही आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल जाए।